एक व्यक्ति लगभग 11 साल तक जेल में रहता है, सलाखों के पीछे रहता है, तो वो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी से कट जाता है। 11 साल तक उसे कोई भी नहीं मिलता। 11 साल के बाद जब वो जेल से छूटता है, सीधा घर पहुंचता है और घर जाकर जब अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी उससे लिपट कर फपक फपक कर रोना शुरू कर देती है। जोर जोर से रोती है और रोते रोते कहती है कि जब तुम जेल चले गए थे तब मेरे 2 बेटों की हत्या कर दी गई थी। मैं चाहती हूं कि तुम उन दोनों की हत्या का बदला लो। जब वो इस बात की बात करती है तो पति कहता है कि 11 साल जेल में रहे बहुत समय होता है, अब मैं एक शांत प्रिय जिंदगी जीना चाहता हूं। हमारे 3 बेटे अभी बच्चे हैं, तीनों पर सब्र कर लेना। बात जब सब्र की आती है तो उसकी पत्नी हाथों से चूड़ियां उतारती है और कहती है कि ठाकुर साहब इन चूड़ियों को पहन लो। तब ठाकुर साहब को गुस्सा आता है और वो तमतमाते हुए कहते हैं कि जिस रास्ते की तरफ तुम भेज रही हो, दरअसल वो रास्ता कहां जाता है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। इस ठाकुर ने एक बार जुबान दे दी तो वो पीछे नहीं हटेगा और कभी वापस लौट कर भी नहीं आएगा। मां की ममता हिलोरे मार रही थी। मां ने कहा मुझे अपने बेटों की हत्या का बदला चाहिए या फिर चूड़ी पहन लो। चूड़ी तो वो नहीं पहन सकते थे, इसलिए अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को लेकर सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। और फिर एक तांडव शुरू होता है, ऐसा तांडव जिसमें एक के बाद एक न जाने कितने कत्ल हो जाते हैं। उसमें पुलिस वाले मारे जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं और ऐसी कहानी पेश होती है, ऐसी कहानी सामने आती है कि उस व्यक्ति का अंत करने के लिए प्रशासन को कितनी ही मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन प्रशासन उसको जीते जी मार नहीं पाया। मारा भी तो धोखे से मारा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा और इसी जिले का एक गांव लगता है खेड़ा राठौर। दरअसल बात कर रहा हूं 1928 की 30 जनवरी 1928 का ये वाकया है। एक व्यक्ति गांव का जो कि शहर में काम करता था, शहर में रहता था, शहर से अपने गांव खेड़ा राठौर आया था। गांव में पानी पीने के लिए सिर्फ एक महज कुआं था। गांव का कोई भी व्यक्ति हो उस कुएं की तरफ आस लगा के बैठता था। यदि कुएं से पानी नहीं ले सकते तो सीधा तालाब या फिर नदी से पानी लाना पड़ता था। उसे प्यास लगी थी, जैसे ही उसने घड़ा उठाया पानी पीने के लिए तो उसके दादा बोले, उसके भैया बोले कि बुद्धू सैन तुम कुएं की तरफ मत जाना, कुआं ब्राह्मणों का है और ब्राह्मण अपने कुएं से किसी को भी पानी नहीं लेने देते। यदि वहां जाओगे तो झगड़ा हो जाएगा। पहले भी कई बार झगड़ा हुआ है। दद्दा यानी कि मान सिंह उस बुद्धू सैन को मना करते हैं और बुद्धू सैन अपना भाला लेकर और साथ में अपना घड़ा लेकर पहुंच जाता है कुएं पर और उस भाले को कुएं के पास गाड़ता है। कुएं से पानी निकालता है और पानी पीने की जैसे ही कोशिश कर रहा था तो बहुत जोर का एक लठ आकर उसके घड़े पर लगता है और घड़े पर लठ लगना था कि घड़ा फूट जाता है। और उसके बाद उस बुद्ध सैन को उन लोगों ने यानी कि ब्राह्मणों ने गिरा गिरा कर बहुत बुरी तरह से पीटा। वो रहम की भीख मांगता रहा और रहम की भीख मांगते मांगते किसी तरह से वहां से जान बचाकर सीधा दौड़ते हुए घर पहुंचा और रोते हुए कहा कि भैया मुझे बहुत बुरी तरह से उन ब्राह्मणों ने मारा है। इतना कहना था कि मान सिंह अपने नौकर यानी कि धमरुआ जाटव को आवाज लगाते हैं, कहते हैं धमरुआ जल्दी से बंदूक निकाल के लेके आओ, चलो आज इसका हिसाब किताब करते हैं। बात हिसाब किताब करने की थी, महज सिर्फ वो बातचीत करते थे, झगड़ते नहीं थे। मान सिंह की एक गांव के अंदर रुतबा था, वो पंचायतें कराते थे, लोगों के फैसले कराया करते थे, लेकिन कभी किसी को चांटा नहीं मारा, कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। बंदूक सिर्फ दिखावे के लिए थी। यहां पर डमरुआ में पूरा जोश था और ऐसा जोश था कि वो बंदूक निकालकर आगे आगे भाग रहा है और मान सिंह पीछे पीछे हैं, मान सिंह के परिवार के लोग उनके पीछे हैं और डमरुआ आगे आगे जब जाता है तो सीधा कुएं में पहुंचता है और वहां पहले से ही ब्राह्मण मौजूद थे, कई सारी संख्या थी उनकी और वो देखते ही सीधा गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है सामने 2 ब्राह्मण और एक साहूकार की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस का गांव वालों में खासकर तल्फीराम जो कि ब्राह्मणों का मुखिया था, उसके प्रति बड़ा नरम रवैया था। वो कहीं ना कहीं उनके घर बैठते थे, कह सकते हैं कि ये एक तरह से ब्राह्मण उनकी मुखबरी करते थे। ब्राह्मण उनके पुलिस के बिल्कुल एकदम नजदीक थे बहुत ज्यादा, इसलिए हर व्यक्ति गांव का पुलिस को लेकर भी डरता था। अब क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है ब्राह्मणों के महज 4 या 5 परिवार थे और वो सब के सब भाग जाते हैं। लेकिन मान सिंह भागते नहीं, मान सिंह रुक जाते हैं और मान सिंह अपने नौकर को भी रोकते हैं। पुलिस आती है, पूरा वाकया सुनाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, 3 लोगों की हत्या हो चुकी थी, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है और अंग्रेजी हुकूमत इनको उम्र कैद की सजा सुनाती है। अभी ये जेल के अंदर सलाखों के पीछे थे और सलाखों के पीछे रहने के बाद ही इसी बीच में ब्राह्मणों ने इन ठाकुरों पर जो जुल्म करना शुरू किया है, ऐसा जुल्म करना शुरू किया है कि ये उनकी चाहे औरतें हों, बच्चे हों, कोई भी हो, उनके साथ आए दिन मारपीट करना, उन्हें बुरी तरह सताना, ये रोजमर्रा की बात हो चुकी थी।
और इस मान सिंह के 5 बेटे थे। 5 बेटे, सबसे बड़ा बेटा जसवंत सिंह, दूसरा सूबेदार, तीसरा तहसीलदार सिंह, चौथा सोबरन सिंह और 5वां बेटा धनवंत सिंह। ये आए दिन की गुंडागर्दी से, आए दिन की परेशानी से, कभी पुलिस इन्हें परेशान करती थी तो कभी ब्राह्मण इन्हें परेशान करते थे। ये लोग इतना तंग आ चुके थे कि इन लोगों ने सोच लिया कि अब चाहे मरना हो लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। और एक दिन प्लानिंग करके सीधा वो गांव में आ जाते हैं। खेड़ा राठौर में आने के बाद 5 ब्राह्मणों को वो तलवारों से, भालों से उनकी गर्दन उड़ा देते हैं, मार डालते हैं। और जैसे ये होता है उसके बाद फिर से हड़कंप मच जाता है। आसपास के इलाकों में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि ठाकुरों ने ब्राह्मणों की इस तरह से हत्या कर दी है। और ब्राह्मण बहुत रसूखदार, पैसे वाले, मजबूत लोग। लेकिन यहाँ पर बाजी पहली बार में भी ठाकुर मार जाते हैं, दूसरी बार में भी बाजी ठाकुर मार जाते हैं। लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और कुछ समझदार लोगों के साथ मिलकर उन्होंने गांव में एक पंचायत आयोजित की और कहा कि जो भी अभी तक हुआ है उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हत्या नहीं, कोई फसाद नहीं, अब सिर्फ यहीं पे इस मामले को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए जब पंचायत वाली बात थी, जिम्मेदार लोग बीच में जाते हैं और 5 बेटों को, जसवंत, सूबेदार, तहसीलदार, सोबरन, धनवंत, इनको बुलाया जाता है गांव में। जब गांव में बुलाया जाता है, पंचायत होती है। कई घंटे तक पंचायत चल रही थी, गांव के जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे, लेकिन पंचायत सक्सेस नहीं होती है और आखिरकार पंचायत में कोई फैसला लिया ही नहीं जाता है, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर गांव में रहेंगे ठाकुरों को तो शायद ब्राह्मण लोग उन्हें घेर कर मार डालेंगे। यहाँ से सीधा जंगल चले जाते हैं। अपने परिवार जहाँ के लोग छिपे हुए थे और वहां जाकर ये 5 के 5 भाई इधर उधर ये सोए हुए थे, लेकिन पुलिस को मुखबिरी कर दी गई थी। पुलिस मौके पर आ जाती है, रात को ही दबिश देती है। मुठभेड़ जब होती है तो मुठभेड़ में एक बेटा जसवंत सिंह और दूसरा बेटा धनवंत सिंह ये पुलिस की मुठभेड़ में मारे जाते हैं। अब इनकी जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है। ठाकुरों का परिवार कम थे, कम लोग थे, इसलिए उन्होंने पूरी लाइफ अपनी जंगल में ही बिताना शुरू कर दिया। इंतजार था मान सिंह के वापस आने का। देश की आज़ादी का वक्त चल रहा था। उधर देश की आज़ादी की इबारत लिखी जा रही थी, इधर गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि जेल के अंदर जितने भी लोग बंद हैं उनको बाहर किया जाए, उनको भी आज़ादी दी जाए। और आज़ादी जब उन्हें मिलती है मान सिंह दौड़ते हुए खुश होकर अपने घर आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि घर पर, गांव में अभी इस तरह की बातें हो चुकी हैं। 2 बेटे उनके मर चुके हैं, दूसरी तरफ के 5 लोग मर चुके हैं। इसके बाद जैसे घर आती है, पत्नी रुक्मणी से मुलाकात करते हैं। पत्नी कहती है कि मुझे मेरे 2 बेटों की हत्या का बदला चाहिए, जबकि पहली भी जो हत्या हुई थी वो मान सिंह ने नहीं की थी। जब अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उनसे मना करते हैं, तो पत्नी कहती है चूड़ी पहन लो, मजबूरी बन जाती है। और उसके बाद वो यहाँ से सीधा जंगल की तरफ जाते हैं और 17 लोगों की टीम बनाते हैं। 17 लोगों में एक दायां और बायां हाथ था, एक रूपा पंडित, दूसरा लाखन सिंह जो कि ठाकुर था। इसके अलावा दोस्त परिवार के लोग मिला के 17 लोगों की टीम बनाते हैं और जब जिस तरह का जो आतंक था अपनी बेटों की हत्या का बदला लेने के लिए एक बार फिर से हमला करते हैं और एक साथ 10 से 12 ब्राह्मणों को मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि अब पुलिस इनका पीछा करने लगी थी। अब ये पुलिस की रडार पर थे। पुलिस चाहती थी कि कम से कम समय में मान सिंह को खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए उससे, क्योंकि वो अब प्रशासन की, पुलिस की नजर में आ चुका था। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है कि ये लोग अपना गैंग चलाने के लिए, गिरोह चलाने के लिए उनको पैसे की भी जरूरत पड़ती थी। अब इन्होंने डकैत होने के साथ साथ गांव-गांव में जाकर, उस इलाके में जाकर, आसपास के जिलों में जाने के बाद डकैती डालना शुरू कर दिया। डकैती डालते थे तो उधर से भी गोलियां चलती नहीं, कहीं पुलिस की गोली चलती थी। लगातार जब गोलियां चलती थी तो एक दिन ऐसा होता है, ये खंगर का नंगला गांव लगता है, वहां उनका बेटा है सूबेदार, जो कि दूसरे नंबर का बेटा है, उसको गोली लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब सूबेदार घायल हो जाता है तो तब मान सिंह अपने बेटे की हालत को देखने के बाद वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं आज से प्रण लेता हूं, कसम खाता हूं कि आप कभी गांव में या लूट या डकैती कभी नहीं करेंगे। तब इसका फिर ऑप्शन क्या था? वो बाकी लोग कहते हैं सरदार, अगर हम लोग लूट या डकैती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि लूट और डकैती जब करते थे तो दोनों तरफ से गोलियां चलती थी, कई बार आम आदमी मारे जाते थे, एक बार तो परिवार के कई बच्चे मारे गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब ना लूट होगी ना कोई डकैती होगी, अब हम काम करेंगे किडनैपिंग का, यानी कि वो पकड़, डकैतों की भाषा में, बागियों की भाषा में पकड़ जो होता है वो उसे कहते हैं अपहरण करना। उन्होंने फिर अमीर लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया और उससे पूछते थे कि तुम कितने रुपए दे सकते हो आसानी से। उसने कहा कि 1 लाख रुपए दे सकता हूं, तो उससे 50,000 मांगते थे। यानी कि इसी तरह से जगह जगह उन्होंने जाकर अपहरण करने शुरू कर दिए और बताया जाता है कि 1112 लोगों के अपहरण किए गए थे अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में। और इसी बीच में लगातार हत्याओं का दौर भी चलता रहा। पुलिस जब पकड़ने की कोशिश करती थी तो पुलिस से मुठभेड़ भी होती थी, पुलिस भी मारी जाती थी।
रिकॉर्ड जो है पुलिस का वो कहती है कि 32 पुलिस वाले इनकी गोलियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इंटरनेट पर जब सर्च कर रहा था तो उसमें 302 लोगों की संख्या आती है। टोटल मिलाकर 322 लोगों की इनकी वजह से हत्याएं होती हैं, मारे जाते हैं। लेकिन हम रिकॉर्डेड बात कर रहे हैं जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है। पुलिस के रिकॉर्ड में 185 लोगों की हत्याएं होती हैं और ये सिलसिला जब लगातार चलता चला जाता है तो लगातार चलने के बाद इसी बीच में ये तुलसी राम जो ब्राह्मण था, जो क्या मेन आदमी था, उसको ये पहले ही 10 के 10 में मार चुके थे। उसका नाम नहीं ले पाया था क्योंकि तल्फी राम की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। अब जब ये लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इनके जो बेटे हैं वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की गोलियों का लगातार शिकार हो रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लेती है। महज एक बेटा बचता है तहसीलदार सिंह, बाकी 4 बेटे पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। और इसी बीच में जो इनके दो, एक राइट हैंड था, एक लेफ्ट हैंड था, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड यानी कि रूपा पंडित और लाखन सिंह, इनमें अक्सर झगड़ा होता था, अक्सर इनमें विवाद होता था। और विवाद जब होता था तो एक दिन मान सिंह ने कहा कि रूपा पंडित मेरे साथ रहेंगे क्योंकि ये हमारे मान है, सम्मान है, और लाखन तुम यहां से अलग चले जाओ, अपना गैंग अलग बना लो। हैरान करने वाली बात है कि ब्राह्मणों से लड़ाई की शुरुआत थी और सबसे ज्यादा यानी कि 17 लोगों का या 50-55 लोगों का जो गैंग बना था, गिरोह बना था, तो सबसे ज्यादा मान सिंह के गैंग के अंदर, गिरोह के अंदर ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा थी। और जब बात अलग करने वाली आई तो उन्होंने लाखन सिंह को ही अपने ग्रुप से अलग किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्राह्मण उनके बहुत अच्छे साथी हैं, सलाहकार हैं। लगभग 90 बार पुलिस से इनकी मुठभेड़ होती है। 90 बार में भी वो पुलिस इन्हें मार नहीं पाई थी, हालांकि पुलिस ने मारना चाहती थी। और मैं बात कर रहा हूं 1955 की। 1955 में एक स्पेशल रूप से मेजर जब्बर सिंह को भेजा गया था, जब्बर सिंह थापा को, कि तुम्हें इनको जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में मान सिंह को पकड़ना है। हालांकि मान सिंह भले ही चाहे बूढ़े हो रहे थे वो, लेकिन मान सिंह की ताकत कमजोर नहीं हो रही थी। 90 बार भी मुकाबला करने के बाद भी वो मान सिंह को मार नहीं पाए थे। 16 साल के उसमें 90 बार जब पुलिस से इनके मुकाबला होता है, लगभग 32 पुलिस वाले मारे जाते हैं, 185 कुल मिला के लोगों की हत्याएं हो चुकी थी। शासन प्रशासन सरकार यही चाहती थी कि हर हाल में इस व्यक्ति को अब मार गिराया जाए। तब जाकर ये जो जब्बर सिंह, मेजर जब्बर सिंह की मैं बात जो कर रहा हूं, इन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान बड़ा खतरनाक था। एक जिला भिंड जिले में एक गांव लगता है लाउन। उस गांव में ये मालूम था मुखबिर को कि आज मान सिंह अपनी टीम के साथ इस गांव में आकर रुकेगा, और यही बात उस मेजर को भी पहुंचा दी जाती है। और मेजर कहता है कि हम इन्हें मार नहीं सकते, इसलिए या तो इन्हें खाने में किसी भी चीज में जहर दे दोगे तो शायद इनकी हम लोग बाद में हत्या कर देंगे। और ऐसे ही होता है। ये मान सिंह या उसकी टीम के लोग समझ नहीं पाते और मुखबिर पहले से सेटिंग कर लेता है पुलिस से, और इन्हें दूध पिलाया जाता है। जब खाना खाने के बाद ये दूध पीते हैं तो दूध के अंदर जहर मिला हुआ था, और जितने भी टीम के लोग थे उस टीम में कई लोगों ने वो दूध पिया था, कई लोगों ने दूध नहीं पिया था। जिन लोगों ने दूध पिया था वो लोग पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, या फिर घायल नहीं मतलब कैसे बेहोश हो जाते हैं, उनकी हालत, इनके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं और पुलिस हमला करती है। तब जाकर मान सिंह को एक के बाद एक गोलियों की बौछार कर दी जाती है। इनकी टीम में बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके थे। यहाँ रूपा सिंह भी बच जाता है, लाखन सिंह अलग हो चुका था, और उसके बाद मान सिंह का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन जब इतिहास के पन्नों में मान सिंह का नाम दर्ज होता है तो उस पर दारा सिंह भी एक डाकू मान सिंह के नाम से फिल्म बनाते हैं। अभी हाल ही में 2019 में एक फिल्म बनती है सोन चिरैया, उसमें मनोज बाजपेयी भी इस फिल्म में मान सिंह का किरदार निभाते हैं। और मध्य प्रदेश या फिर हम चंबल घाटी की बात करें तो न जाने कितने नाटक, कितने किस्से इनके ऊपर बने हैं। आज भी कितने सारे गाने हैं जो इनके ऊपर लिखे गए हैं। और यही नहीं, ये जब लाखों लूटते थे तो लाखों लूटने के बाद गरीब बहन बेटियों की शादी कराया करते थे। ये उस इलाके में इतने बड़े मसीहा बन चुके थे, जिससे आज के लोग, नेता लोग जनसभाएं करते हैं तो किसी को ये मालूम हो चुका था कि मान सिंह एक जनसभा करने वाले हैं। उस जनसभा में लगभग 3 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं मान सिंह को सुनने के लिए। यानी कि उस इलाके में मान सिंह का कुछ इस तरह से रुतबा कायम हो चुका था। गरीब लोग, असहाय लोग उनकी पूजा करने लगे थे। 1984 में इन्हीं के गाँव खेड़ा राठौर के अंदर एक मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर में आज भी लोग पूजा करते हैं। उन्हें एक देवता के रूप में, भगवान के रूप में मानते हैं और उन पर आज भी किस्से कहानियां सुनाई जाते हैं। भारत के इतिहास में या चंबल के इतिहास में डाकू डकैत तो बहुत रहे हैं, लेकिन मान सिंह जैसा नाम न शायद आपने सुना होगा और न ही शायद आप सुनेंगे। ठाकुर मान सिंह का अपने आप में एक बहुत जबरदस्त रुतबा रहा है। हालांकि पुलिस की नज़र में वो एक अपराधी थे और अपराधी की सजा भी एक जो होती है उनको वैसी ही सजा दी गई थी। दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।